हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टारगेट विद चंद्रा में। और मैं चंद्रभान आपके सामने आज प्रस्तुत हूँ एक एजुकेशन साइकोलॉजी का एक टॉपिक माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण लेकर के। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्यों है, इसके क्या महत्व हैं और उसमें कुल मिलाकर के कितना समय लगता है और ये किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण किसके लिए है आखिर, इन सभी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग जैसा कि उसका नाम है सूक्ष्म, तो कुछ थोड़े समय में थोड़े व्यक्तियों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। और आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी? परंपरागत जो हमारा शिक्षण है, उस परंपरागत शिक्षण को सरल बनाने के लिए जो हमारे प्रशिक्षुक होते हैं, उन प्रशिक्षुओं को इसमें उनके एक एक विशिष्ट शिक्षण कौशल जो होते हैं उनके विकास के लिए और उनके शिक्षण में दक्षता आए, इसके लिए हमें सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसका एक मतलब ये भी है कि कम संसाधन होने के बावजूद भी एक शिक्षक अपने शिक्षण कौशलों का उपयोग कैसे कर सकता है। तो कम संसाधनों में कम समय में प्रशिक्षुओं को उनकी शिक्षण कला को दक्षता प्रदान करना ही सूक्ष्म शिक्षण का प्रमुख कार्य है। तो सूक्ष्म शिक्षण ये शब्द आया कैसे, कब, किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग के जो जनक हैं, फादर हैं, पिता हैं, वो हैं आपके ड्वेट एलन। ड्वेट एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। और ये किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। और समय कब था जब इन्होंने इसकी खोज की? 1963 ईस्वी में इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताया। तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक ड्वेट एलन, कहाँ पर इन्होंने इसकी खोज की? तो आपका यूनिवर्सिटी एक है जिसका नाम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर इसकी खोज की। कब किया? 1963 ईस्वी में। दोस्तों, अगर हम माइक्रो टीचिंग के विकास की बात भारत के परिप्रेक्ष्य में करते हैं कि भारत में माइक्रो टीचिंग का विकास कब हुआ, किसके द्वारा किया गया, तो भारत में 1967 ईस्वी में इलाहाबाद में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट। यहाँ के प्रोफेसर सर्वप्रथम डी डी तिवारी ने क्या किया था कि इस सूक्ष्म शिक्षण कौशल को भारत में इसका सर्वप्रथम शुरुआत की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। कब? 1967 ईस्वी में। अगर ओवरऑल विश्व स्तर पर देखेंगे तो 1963 ईस्वी में ड्वेट एलन के द्वारा, और वैसे देखेंगे भारत में तो 1967 में डी तिवारी के द्वारा। ये तो इसके बारे में है कि किसने इसकी खोज की, किसने बताया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी परिभाषा की। परिभाषा बीके पासी के द्वारा इनकी परिभाषा जो मुझे पसंद है, जो मतलब अच्छी लगी मुझे, उस परिभाषा को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। हालांकि ड्वेट एलन की परिभाषा को भी मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो बीके पासी ने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीकी है जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों से यह अभिलाषा रखती है कि किसी तथ्य को थोड़े से छात्रों को थोड़े समय में एक विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण दें। तो अब इसको समझते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीकी है, अर्थात ये क्या है? ट्रेनिंग तकनीकी है, ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी है जो कि शिक्षकों को दी जाती है। तो सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीकी है जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले, और प्रशिक्षण कौन प्राप्त करते हैं? जो बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, अर्थात हमारे शिक्षक। जब वो ट्रेनिंग में होते हैं तो उनको हम प्रशिक्षु बोलते हैं। तो जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों से ये सूक्ष्म शिक्षण क्या अभिलाषा रखती है, क्या आशा रखती है कि किसी तथ्य को, किसी टॉपिक को, किसी फैक्ट को थोड़े समय में छात्रों को, थोड़े से छात्रों को, कम छात्रों को थोड़े समय में एक विशिष्ट कौशल के माध्यम से शिक्षण दें। तो एक विशिष्ट कौशल के माध्यम से कुछ छात्रों को कुछ थोड़े से समय में क्या किया जाता है कि शिक्षण कार्य किया जाता है, शिक्षण दिया जाता है। तो ये एक सबसे पहली बात तो पूछ लेगा कि है क्या ये? तो ये प्रशिक्षण तकनीकी है, शिक्षण तकनीकी नहीं, प्रशिक्षण तकनीकी है। और ये किसके लिए है? तो ये दोस्तों प्रशिक्षुओं के लिए है। वो प्रशिक्षु जो कि ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, जो कि बाद में छात्रों को पढ़ाने का काम करेंगे, शिक्षण कार्य करने का काम करेंगे, उनके लिए तकनीकी प्रशिक्षण है। और इसमें होता क्या है, चूँकि कम समय में
इसका प्रयोग होता है, कम समय इसमें लगता है। तो थोड़े समय में थोड़े छात्रों के लिए यहाँ पर किया क्या जाता है कि एक एक जो शिक्षण कौशल होते हैं उन एक एक शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। तो इसमें काम क्या होता है कि जो प्रशिक्षु शिक्षक हैं उनके एक एक शिक्षण कौशल का, देखिए जब तक एक शिक्षण कौशल में वो दक्ष नहीं हो जाता है तब तक ये जो माइक्रो टीचिंग है, सूक्ष्म शिक्षण है, वो लगातार चलता रहता है। जब एक किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल में, विशिष्ट शिक्षण गुण में, क्वालिटी में वो जब दक्ष हो जाता है तो हम अगले शिक्षण कौशल में सूक्ष्म शिक्षण की बात करते हैं। तो इस तरीके से लगातार ये चलता रहता है जब तक कि वो जो प्रशिक्षु है वो एक एक शिक्षण कौशल में, एक एक विशिष्ट शिक्षण कौशल में दक्ष नहीं हो जाता है। तो ये शिक्षण जो कौशल हैं उनका शिक्षण कौशलों का विकास किनके लिए किया जाएगा? प्रशिक्षुओं के लिए किया जाएगा। तो आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी इसकी कि कम जो हमारी परंपरागत शिक्षण तकनीकी है, जो हमारी परंपरागत शिक्षण हमारा है, वो परंपरागत शिक्षण कम संसाधनों के बावजूद हम कैसे कर सकें। वो जो शिक्षण हम करते हैं वो शिक्षण में अगर हमारे पास कम संसाधन उपलब्ध हैं, कम समय भी उपलब्ध है, तो उस समय में हम कैसे अपने कौशलों का विकास करें, कैसे अपने विशिष्ट कौशलों के माध्यम से बच्चों को शिक्षण दें ताकि उनका विकास हो सके। एलन के अनुसार अगर बात करते हैं, ड्वेट एलन की परिभाषा है, यह शिक्षण का लघु रूप होता है, छोटा रूप होता है। इसमें कक्षा का आकार तथा समय भी कम होता है। कक्षा का आकार कम रखा जाता है क्योंकि कम समय में हमें ये माइक्रो टीचिंग करनी होती है। तो मुख्य रूप से कहें कि शिक्षण ये तकनीकी है, प्रशिक्षण तकनीकी है और कम समय में प्रशिक्षुओं को एक एक उनके विशिष्ट कौशल में उनको दक्ष बनाया जाता है और स्वमूल्यांकन का मौका भी उनको दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक सूक्ष्म शिक्षण में होता क्या क्या है। देखिए सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, लगभग 5 से 10 लोग ही होना चाहिए। पाठ्य वस्तु भी सीमित होनी चाहिए। इतना बड़ा टॉपिक लेकर के ना आए कि 5 से 10 मिनट से भी ज़्यादा समय लग जाए। अगर ज़्यादा समय लगता है इसका मतलब अब वो सूक्ष्म शिक्षण नहीं रह गया। शिक्षण अवधि कम से कम 5 से लेकर के 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। एक शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है। तो मुख्य बिंदु यह है कि किसी एक शिक्षण पर जो होता है शिक्षण कौशल, उसी पर बल दिया जाता है। ऐसा नहीं कि तमाम तरह के जो शिक्षण कौशल हैं, तमाम तरह की विधियों का एक साथ इस्तेमाल कर लिया जाए। किसी एक शिक्षण कौशल पर ही एक बार में काम किया जाता है, इसीलिए इसमें कम समय है। और दोस्तों अगर हम एक साथ कई शिक्षण कौशलों के विकास की बात करें, एक साथ कई शिक्षण कौशलों के ट्रेनिंग की बात करें तो वो संभव उतना अच्छे से हो नहीं पाएगा और सही से जो शिक्षण कौशल है उनका विकास भी नहीं हो पाएगा। तो छोटे छोटे खंडों में हम क्या करते हैं, टॉपिक को बांट करके क्या करते हैं कि एक एक विशिष्ट शिक्षण कौशल का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करते हैं, जिससे कि हमारे शिक्षण कौशलों का प्रयोग करने में अभ्यास प्राप्त हो जाए और हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, परंपरागत शिक्षण के लिए हम तैयार हो सकें। ऐसा इसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है माइक्रो टीचिंग साइकिल, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण चक्र। ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो है इसमें कुल मिलाकर के 36 मिनट का समय लगता है। इसमें सबसे पहले हम करते क्या हैं, प्रशिक्षुओं का काम क्या है कि वो लेसन प्लान तैयार करेंगे, पाठ्य योजना तैयार करेंगे। उस पाठ्य योजना को फिर क्या करेंगे कि कक्षा में उसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, शिक्षण करेंगे, उसका टीचिंग करते हैं। तो टीचिंग करने का समय भी 6 मिनट यहाँ पर दिया गया है। 6 मिनट अब टीचिंग होगी। 6 मिनट टीचिंग करने के पश्चात जो पर्यवेक्षक हमारे हैं वो पर्यवेक्षक मूल्यांकन करेंगे, प्रतिपुष्टि करेंगे। प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक, वो आपको बताएंगे कि आपका शिक्षण कैसा रहा। उसके अकॉर्डिंग आपको फिर अपना स्वमूल्यांकन करते हुए उसी आधार पर, प्रतिपुष्टि के आधार पर हमें पुनः नियोजन करना होता है, अर्थात अपना लेसन प्लान पुनः संशोधित करना होता है या तैयार करना होता है। रिप्लान करेंगे अर्थात पुनः नियोजन करेंगे और पुनः नियोजन करने का समय जो है वो 12 मिनट है। 12 मिनट के पश्चात अर्थात जब आप प्लान बना लेंगे तो प्लान बनाने के पश्चात फिर वही काम होगा, पुनः शिक्षण होगा, फिर आपसे टीचिंग करवाई जाएगी और उस टीचिंग का समय जो है, रिप्लान का समय वो क्या होगा, 6 मिनट ही होगा। 6 मिनट जब आप शिक्षण करेंगे तो शिक्षण करने के पश्चात आपसे फिर आपको प्रतिपुष्टि प्रदान की जाएगी, रीफीडबैक दिया जाएगा, दोबारा आपको प्रतिपुष्टि दी जाएगी और इस दोबारा प्रतिपुष्टि का समय भी जो है वो 6 मिनट ही निर्धारित है। अब इस पुनः प्रतिपुष्टि के आधार पर अगर आपका जो ये टीचिंग है उसका जो रिजल्ट है वो अगर सकारात्मक दिया जाता है,
फीडबैक अगर सकारात्मक पर्यवेक्षक के द्वारा दिया जाता है तब तो आपका माइक्रो टीचिंग साइकिल पूरा हो गया। अगर यहाँ पर नकारात्मक आपका फीडबैक भी आता है तो ऐसे स्थिति में आपको पुनः प्लान करना होगा और फिर टीचिंग करनी होगी। अर्थात ये निरंतर तब तक चलता रहेगा जब तक आप जिस विशिष्ट कौशल का शिक्षण कर रहे हैं वो विशिष्ट कौशल में जब तक आप दक्ष नहीं हो जाते हैं तब तक आपका ये चक्र निरंतर चलता रहेगा। जब तक आप अभ्यासरत नहीं हो जाएंगे तब तक ये चलता रहेगा। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि दोस्तों ये जो माइक्रो टीचिंग है, इस माइक्रो टीचिंग में लगने वाला कुल समय कितना है? तो कुल समय कितना है? 36 मिनट का समय लगता है। आप जोड़ सकते हैं 6 मिनट टीचिंग का, 6 मिनट आपका प्रतिपुष्टि का, 6 12 मिनट आपका रीप्लान करने का हो गया। तो 12 24 और 6 30 रीटीचिंग पुनः शिक्षण का 30 और पुनः प्रतिपुष्टि का फीडबैक का 6 मिनट 36 हो गया। यहाँ पर जो लेसन प्लान करने का समय होता है पहला वाला, उसका समय यहाँ पर नहीं जोड़ा जाता है। कई बार पुस्तकों में चीज़ें यहाँ पर लेसन प्लान अर्थात जो आपका प्लान है लेसन प्लान उसको भी दिया रहता है। वो तरीका दोस्तों गलत है। उससे क्या है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के जब 36 मिनट का समय लगता है तो फिर हमें ये 5 सोपानी लेनी है। टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान, रीटीचिंग और आपका रीफीडबैक। 1 2 3 4 5 चीज़ें ही आपको लेनी है। पहले वाला जो लेसन प्लान है उसका यहाँ पर समय कोई भी निर्धारित नहीं रखा गया है, कोई भी उसका कोई भी समय यहाँ पर रखा नहीं गया है, जोड़ा नहीं गया है। तो कुल समय आपका 36 मिनट लगता है। अब इसमें एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि टीचिंग के लिए कितना समय? 6 मिनट, प्रतिपुष्टि के लिए कितना समय? 6 मिनट, पुनः नियोजन के लिए 12 मिनट, रीटीचिंग के लिए 6 मिनट और रीफीडबैक के लिए भी 6 मिनट। कुल मिलाकर के 36 मिनट का समय सूक्ष्म शिक्षण के लिए होता है। ये कई बार एग्जाम में आपका पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ये आपका सूक्ष्म शिक्षण एक छोटा सा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।